ज़िंदगी में बहुत टाइम है, तो इसमें जो है वो इन्होंने भी आपको बताया। मैंने इसलिए कहा था कि स्किल्स, इंटरव्यू, सीवी, ये सारी चीज़ों पे हम बात नहीं कर रहे। उसमें सरमाज ने बड़ी अच्छी बात की और इंशाल्लाह ताला आगे परसों वाला सेशन जो है ना, वी आर होपफुल कि आप लोग आएँ तो आपकी जो सीवी बिल्डिंग, मेकिंग और इंटरव्यू में कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना है, ये वाली स्किल भी काफ़ी इंप्रूव होगी। वो भी इसी तरह से जिस तरह से हमारे वो फ्री काउंसलिंग सेशन होते हैं उसी तरह से होगा। बाकी मुख्तलिफ चीज़ों का इन्होंने आपको आइडिया दिया है। अब एक तीसरा पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये था कि एक टीचर आपको किस तरह से सजेस्ट कर रहा है, एक पर्सपेक्टिव था कि एक बंदा जो इस वक्त आर्टिकल्स की दुनिया में और वो उधर के लोगों से कनेक्ट हुआ हुआ है, उसने आपको बता दिया कि कनेक्शन और किस तरह से है। अब एक पर्सपेक्टिव ये है कि एक सीनियर मैनेजर जो फर्म में बैठे हुए हैं वो वहाँ बैठ के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम तो अपनी तरफ से बच्चे को अकेडमी के लिए तैयार करके भेज रहे हैं, तो हो सकता है वो कहें सर ये बच्चे, हमें ये नहीं चाहिए कि इनको ऑडिट बड़ा अच्छा आता हो, बस हमें ये चाहिए कि हम कहें भाई क्लाइंट पे फटा हो गया, तुम लोग रिजॉल्व करा दोगे या नहीं कराओगे। तो अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं कि जो फर्म में लोग बैठे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, उनको किस किस्म के बंदे चाहिए या किस किस्म का बच्चा उन्हें अच्छा लगता है, किस किस्म का बच्चा अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए पे सर अजमल कांजू जो इस वक्त हुसैन चौधरी में, जो कि क्रो इंटरनेशनल इनके पार्टनर हैं, तो पूरा नाम इनका क्रो हुसैन चौधरी बनता है, तो यहाँ सीनियर मैनेजर के तौर पे हैं। और लकीली ये विजिटिंग में कुछ टाइम निकाल के वीकेंड्स पे हमारे साथ भी पीपीई में हमें कुछ बैचेस वगैरह में साथ साफ कर रहे होते हैं। तो अब मैं फिर स्टेज जो है वो सर अजमल कांजू के हवाले करूँगा। तो ये आके फिर चीज़ों को, ये मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल में गायब हो गए जी। ठीक है, वो 5 मिनट तक आ रहे हैं, ठीक है चलें, ठीक है। तो वो फिर जो है ना सर जी, वो स्टेज आपके हवाले करना था। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि मैं एक टीचर हूँ ना, और मेरे से अगर आप कहें सर सिफारिश चलती है तो मैं उसका बड़ा सियासी सा जवाब दूंगा। ये वहाँ बैठे हुए हैं तो ये बड़ा कॉन्फिडेंटली कुछ भी आपको अपने तरीके से जो है ना वो बता देंगे। तो आप खुल के मज़ीद जो दबे हुए सवाल थे जो मेरे से पूछते हुए हिचकिचा रहे थे आप, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि क्या है और किस तरह से। तो एक मतलब मैंने डिस्कशन की, उसके साथ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन था, एक सरमाज ने डिस्कशन की, अब सर अजमल डिस्कशन करेंगे और फिर सेशन को ये क्लोज कर रहे होंगे और एंड पे फिर हम इनको भी उसी तरह से एंड पे बुके देंगे। लेकिन तब तक जो है ना वो जब आपके सारे सवाल वगैरह सारे कवर हो जाएं। नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चों को सर अजमल मिलते हैं तो उसके बाद जो है ना बच्चे, पहले यहाँ सेशन ख़त्म होता है, फिर बाहर गली में ही रुके हुए होते हैं, फिर वहाँ दरवाजे के करीब रुके हुए होते हैं। तो बच्चे जाते जाते ना पकड़ के इनसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। चूँकि ज़ाहिर है वहाँ सीनियर मैनेजर की पोजीशन में बैठे हैं, तो कभी कभी ना लोगों को होता है चलो इनसे अच्छा ताल्लुक़ बना लेते हैं, शायद काम आ जाए। तो वो उसमें भी बता देंगे कि वहाँ ताल्लुक़ नहीं, वहाँ आपकी कॉम्पिटेंस, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो किस तरह से काम आएगा। तो सर स्टेज इज़ ऑल यूअर्स। और माइक वो वाला स्पीकर वाला चलेगा या नहीं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ तो हो गया यार, क्या करना है। और आबदी साहब के थारो सेशन के बाद मेरे ख्याल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, मतलब उनको मज़ीद हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना है फर्म में जाके अप्लाई करने से, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम देखने में आती है, हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स और इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये देखने में आती है कि हम रात को लेट नाइट पार्टी करते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, सीजन्स देखते हैं, घूमते फिरते हैं, आउटिंग करने के बाद सुबह उठते हैं, जिस गेटअप में होते हैं ना हम सुबह सीवीज़ के प्रिंट निकालते हैं और वहाँ पे फर्म में चले जाते हैं। हमारे साथ उसी तरीके का एक दोस्त भी होता है। देखिए, आपकी जो नोट्स टेकिंग है ना आपके बारे में, वो मैं बता दूं, वो जब आप सीवी लेकर आएंगे ना उधर से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो नोट कर रही होती हैं। इवन आपसे अगर गार्ड भी वो कलेक्ट कर रहा है तो वो चीज़ें नोट कर लेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने जब सीवी लेकर अप्लाई करने जाना है तो ऐसे ही जाना है जैसे आपकी फर्म में इंडक्शन हो गया, अब तैयार होके जा रहे हैं ऑफिशियल ड्रेसिंग में। लाइक आपने जहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग ली है, ड्रेसिंग कैसे है, आपके सीनियर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, आपने डिफरेंट कोर्सेज किए होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक लेवल होता है। तो आपने प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है, ऑफिशियल ड्रेसअप।
शलवार कमीज़, ट्राउज़र, टी शर्ट, बरमूदा, इस तरह की ड्रेसिंग में नहीं जाना। आपने प्रॉपर तैयार होकर जाना। अगर आपका दोस्त आपके साथ है जो ड्रेसअप नहीं है, उसको बाहर खड़ा रखें। सही बता रहा हूँ, ठीक है? आपके जो पॉइंट्स बनने थे उसकी वजह से ना खराब हो जाए। एक चीज़ ये आपने अप्लाई करना है। और जैसे आब्दी साहब ने आपको बहुत सारी फर्म्स के नाम दिए होंगे, पिछले अगर हम 4-5 सेशंस की बात करें या 6 सेशंस की बात करें, 3 साल, 3.5 साल, आपको पता है कि इसमें 15, 16, 1700 कैफ के बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि इंडक्शन कितने लोगों की हो रही है? 400-500, ठीक है? 500, 600, 700 तक चला जाएगा। अब ज़हन में रखें कि 50%। उसकी रीज़न ऐसे ये नहीं है कि वो आपको इंडक्ट नहीं कर रहे। हर फर्म्स की ना अपनी कैपेसिटीज़ हैं। जैसे आपको लॉज के हिसाब से पता होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पे कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल किए जाते हैं। अब उस हिसाब के बाद अगर हम देखें कि यार हमने पहले 5-6 फर्म्स में ही जाना है, यहाँ पे ना एक एटीट्यूड गैप आ रहा है बच्चों का। उन्होंने 8-10 फर्म्स हाईलाइट की हुई हैं, उसी में वो लगे हुए हैं, उसी का रेफरेंस ढूंढ रहे हैं। वो आगे वाली फर्म्स में इवन सीवी तक ड्रॉप नहीं करते। समझ रहे हैं कि आप लेट्स से कि अगर सर ने आपको कहा यार ये 50 फर्म्स हैं, 100 फर्म्स हैं, लाहौर में अप्रॉक्सीमेटली 300 फर्म्स हैं, तो आपके अगर एफटीएस पुराना है, अटैम्प्ट्स ज़्यादा हैं, पिछले सेशन के हैं, 6 महीने हो गए हैं, तो आपने मल्टीपल फर्म्स में अप्लाई करना है। हर फर्म को फॉलो करें। जैसे अभी माँ साहब भी बता रहे थे कि जिनका ऑनलाइन इंडक्शन होती है, जैसे PwC है, KPMG है, EY है, जिन फर्म्स की ऑनलाइन इंडक्शन होती है उनको फॉलो करें। उसके बाद हर फर्म में फिजिकल जाएं। 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, आप वहाँ पे CV ड्रॉप करें। तो सबसे पहला जो इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके 6 महीने से 1 साल लग रहा है, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने 4, 5, 10 फर्म्स पे उंगली रखी हुई है कि मैं तो इत्थे ही जाना है, और उसकी वजह से आपका 1 साल से 6 महीने से 1 साल किल हो रहा है। और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आप उसी तरह की हल्की फर्म में जा रहे हैं, कोई तकरीबन 140वें नंबर वाली, कोई 80वें नंबर वाली। जैसे ही कैफ हो, अच्छी फर्म्स के लिए स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, जितनी जान मार सकते हैं जान मारें, बट अगली जो लिस्ट है उसको इग्नोर ना करें। इन केस अगर आप उस सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं फॉलो करते 8, 10, 15, 20 फर्म्स में, तो आपने आगे ही जाना है, 6 महीने बाद भी उधर ही जाना है। देखें, अगर आज आप सिलेक्ट नहीं हो रहे या आज शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे आप 10 फर्म्स में, आपको क्या लगता है कि 6 महीने के बाद आपका 1-2 FTS पुराने हो गए, आप दोबारा कंसिडर होंगे? लॉजिकल ही नहीं है। क्या ख्याल है, क्या है लॉजिकल? तो इस गलत फहमी को जहन से निकालें कि यार बस मैंने 10 फर्म्स में जाना है। किसी के पास कोई अच्छा रेफरेंस हो वो तो समझ आती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपनी क्या कहते हैं अपने बलबूते के ऊपर जाना है फर्म्स में, तो आप तकरीबन हर फर्म में अप्लाई करें जिनके बारे में आप जानते हैं। एक और इशू, CV। जैसे सेशन भी अभी डिस्कस हुआ कि सेशन होगा, मैं एक उसमें इशू हाईलाइट कर देता हूँ। क्या है, देखें, हमने ना स्किल्स मेंशन की होती हैं। जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कुकिंग करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा दौड़ता हूँ, मैं गार्डनिंग करता हूँ, फलाना फलाना फलाना। बेसिकली आप लोगों ने जो CV बनाई होती है ना, वो होता है छापा, कॉपी किया होता है। CV के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है वो आपसे ही रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, सर आ जाते हैं, इन्होंने लिखा हुआ जी, मैं किसी की CV पकड़ी, उसमें था सिंगिंग, इन्होंने उस CV को कॉपी किया, CV बनाई, सामने लिखा हुआ जी सिंगिंग और नॉड और पता नहीं क्या क्या। फिर इनसे गाना सुनते हैं, अमरीश पुरी की आवाज़ निकलती है बाहर। तो एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आप करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी में है, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, वो आपकी स्किल्स हों, वो आपकी हॉबीज़ हों, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स हों, इंटरेस्ट हों, जो भी है, हर एक अचीवमेंट, हर एक डाटा, हर एक रिकॉर्ड, हर एक खूबी जो आप में पर्सनल है, कॉपी कर रहे हैं ना, कर लें कॉपी, कोई मसला नहीं। अब स्किल्स में आगे उसने 15 लिखी हुई हैं, आप में कौन सी हैं वो आप देखें, ताकि आप अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि फर्म में आपके जाने से पहले CV पहुँच गई है, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन गो थ्रू हो चुका है।
क्या ख्याल है सब? सीवी आपकी पहुंच गई है, सीवी गो थ्रू हो चुकी होती है, चीज़ें उसमें पता लग गई होती हैं। अब आप अगर इस तरह की मल्टीपल चीज़ें लिख के बैठे होंगे, क्योंकि सीवी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस हैं। हर एक चीज़ से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो एक इशू मैंने बताया कि आप अप्लाई जब करने जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएं, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि जो हालात हैं अभी भी, अगर आप अगर सीनियर जूनियर को जानते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 6 महीने पहले जिसका रिजल्ट आया था अभी उसके आर्टिकल नहीं हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्म्स में जगह खत्म हो गई है या कम हो गई है, पास होने वालों की क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, पहले अगर 400-500 पास होते थे तो 600-700 की इंडक्शन की जगह थी, आज अगर इंडक्शन वालों की 800 की जगह है, पास होने वाले 1600 हो गए। ठीक है, तो इसमें जो सर्वाइवल है फिटेस्ट की, उसमें आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी है। तो लूप होल्स ना छोड़ें, आपने आगे अप्लाई करना है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, हम जब इंटरव्यू में बैठते हैं हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम होता है, हमें एक ही डिपार्टमेंट का पता है, दैट इज़ ऑडिट। वो आपसे सवाल करते हैं, जी आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगी या जाना चाहेंगे? एक ही वर्ड हमें आता है, वो है ऑडिट। खुदारा जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर फर्म्स में, टैक्स है, ऑडिट है, एडवाइजरी है, ERP है, जितने भी हैं, हर डिपार्टमेंट, ये एक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए, प्लस वो डिपार्टमेंट करता क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, रट्टा लाया हुए ਉਹਦਾ पता भी होगा की कर रहा है। ERP, सस्टेनेबिलिटी, ये डिपार्टमेंट सब डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्म में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह के हैं, और आपको उनके बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछें और आपको ऑडिट के बारे में पता हो। कुछ और इश्यूज जो इंटरव्यू में होते हैं, देखें हमारा इस वक्त टारगेट है फर्म में बैठना, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर जब फर्म में बैठे होंगे उसके इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको ना कंफ्यूज करेंगे, जो आपको ट्रिक करेंगे। जैसे कि किसी खातून से वो सवाल करते हैं, जी हमारे क्लाइंट ये आउट स्टेशन के हैं, आपको तो हर हफ्ते में यहाँ से डेली गुजरांवाला जाना होगा। वो कहेगी नहीं मैं तो नहीं जा सकती। ठीक है, लेट्स से कि आपका ऑफिस है यहाँ पे सिद्दीक ट्रेड सेंटर के पास, और आपको कहें जी वो जाती उम्रा क्लाइंट और आपने खुद आना जाना है और रात को 11 बजे तक आना है। लेट सीटिंग एक इशू, आउट स्टेशन दूसरा इशू, तीसरा इशू क्या है, ये जो स्टडी करनी होती है फाइनल की, पास तो होते नहीं है, स्टडी के लिए हमें जाना है, क्लासें लेनी है, छुट्टियां करनी है। खैर 3 चीज़ें हैं, लेट सीटिंग है, ठीक है, आउट स्टेशन है, और ये जो स्टडी के लिए लीव्स होती हैं। ये अब आपको कहेंगे हाँ जी हम आपको हायर कर लेते हैं, हमारे सारे क्लाइंट ही खैबर एजेंसी में हैं, उधर बैठ के बम गिनने हैं कितने कितने गिर रहे हैं, ऑडिट करना है किस क्वालिटी का बम था, मटेरियल क्या था, उसका आपने CGS बनाना है, और क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेटमेंट होती है वो बनाएं, बम उठाएं। अब आपको ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लाहौर के अलावा ऐसे क्लाइंट्स हैं जहां पे हम आपको 3.5 साल अगर बिठा दें तो आप क्या करेंगे। बेसिकली वो आपका एटीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं। अगर वो आपको ये कहें कि भाई हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स हैं कि आपको पढ़ने के लिए छुट्टियां नहीं मिलेंगी, फिर आप क्या करेंगे। वो आपको कहें कि भाई हम तो यहाँ पे जाते रात को 2 बजे हैं, सुबह 3 बज जाते हैं, फज्जा उस वक्त अपना नाश्ता ओपन कर चुका होता है, वहाँ जाते हैं पायशे खाते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। ठीक है, ये कंसर्न्स हैं यहाँ पे। अब जो फीमेल्स हैं या जो लाहौर के लोग हैं, उनको काफ़ी सारे उनके कंसर्न्स उनके माइंड में होते हुए कहते हैं नहीं ऐसी तैयारी नहीं करना। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे एटीट्यूड। बेसिकली ऑडिट फर्म, अगर आपको कल्चर का आइडिया हो, देखें एक है इंडस्ट्री जॉब्स, वो एक और तरह का इन्वायरमेंट होता है, और तरह की नेचर होती है। ऑडिट फर्म में ऐसी है जैसे आर्मी, आप आगे आप समझ गए होंगे, डिक्टेटरशिप ज़रूरी भी है। ये जहन में रखें कि जो 3.5 साल है ना, एक दफ़ा आपने सही इंस्ट्रक्शन के साथ, गाइडेंस के साथ, ओबीडियंस के साथ 3.5 साल गुजार लिए, तो ये वो लोग होते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाके बिठा दें, आप काम संभालना शुरू कर देंगे। तो 3.5 साल को यूटिलाइज करें। इसमें एटीट्यूड उन्होंने कैसे टेस्ट करना है, यार उसको मैं कहता हूँ अच्छा ये काम करो, ओके आप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको एक और काम देगा,
आपको संडे को काम देगा, आपको रात को 1 बजे काम देगा, ठीक है। ओबीडियंस चेक होनी है और वो इंटरव्यू में किसी ना किसी क्वेश्चंस में वो चेक कर लेगा। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि यार अगर ये हायर हो जाता है, कल को इसमें कहता हूँ यार अच्छा संडे है, मंडे को हमने प्रेजेंट करना है ये टास्क, आप ना ये कल करके आओ, क्या ये मेरी बात मानेगा? वो इस तरह की चीज़ें भी टेस्ट कर रहे हैं। तो एटीट्यूड यानी कि ओबीडियंस, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी चीज़ें काफ़ी सारी डिस्कस हो गई हैं, सीवी और इंटरव्यू में डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। आप लोगों के फर्म से रिलेटेड सवालात ले लेते हैं, थक भी गए हैं आप लोग जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्म? सर कैंडिडेट में क्या चीज़ है कि मतलब उसका एफटीएस भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसमें कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप देख के उसे डेफिनेटली रिजेक्ट करना है? अच्छा, जब बंदा इंटरव्यू कर रहा होता है ना, उसके जहन में होता है कि यार मैंने ना फलाने डिपार्टमेंट के लिए लोग रखने, फिर उसके लिए फीचर्स ढूंढ रहा होता है। लेट्स से कोई अगर ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रोज़ आपने जाके मीटिंग्स करनी है, तो उसको एक प्रेजेंटेबल, बोलने वाला, कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है यार अच्छा मेरे पास 10 सीट्स हैं एक डिपार्टमेंट में, वहाँ पे बैठ के लैपटॉप के ऊपर काम करना है, फिर उस तरह की चीज़ों को असेस कर रहा होता है। तो बेसिकली एक चेकलिस्ट होती है जिसको वो फुलफिल कर रहे होते हैं कि यार अच्छा 10 टैक्स में चाहिए, 20 ऑडिट में चाहिए, 5 एडवाइजरी में चाहिए। अब वो जो आगे बैठे हुए हैं उसकी जो जो चीज़ें उन रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही हैं वो उसको लिख देंगे, अच्छा यार ये टैक्स के लिए सूटेबल है, ये ऑडिट के लिए सूटेबल है, ये ईआरपी के लिए सूटेबल है, ये फलाने डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बताऊं, प्रेजेंटेबल होना, लेट्स से जैसे फीमेल्स हैं जैसे मेल्स हैं, मेल्स के बहुत सारे ड्रेसअप हैं, फीमेल्स हैं अगर लेट्स से कि वो वेल करते हैं तो वेल प्रॉपर, ठीक है, उसकी पूरी ड्रेसिंग, शूज़ किस तरीके से पहनने हैं, हर एक चीज़ आपकी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। देखिए एक प्रेजेंटेबल है कि हम शादियों पे जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, वो एक और चीज़ है। ऑफिस वर्किंग के लिए प्रेजेंटेबल होना एक और चीज़ है, ठीक है। प्रेजेंटेबल में आपकी जो अपीयरेंस है उसमें ड्रेसिंग प्लस आप ओवरऑल अपने आप को सेट करके कैसे गए। देखें अब सारे शाहरुख खान तो हो नहीं सकते, जो शक्लें हमारे पास हैं उसी को सेट वेट करके जा सकते हैं। बाल सेट हुए हों, शेव सेट हुई हो, अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो आप वैसे गए हों। आपने अपने हर एंगल के ऊपर काम करके जाना। पहला फैक्टर है प्रेजेंटेबल होना। दूसरा फैक्टर क्या है, जो मैंने 3-4 ट्रिक वाली चीज़ें बताई हैं, ट्रिक वाली नहीं है, ये बेसिकली नीड्स हैं। ऐसे होता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि लाहौर की फार्म है उसके बाद लाहौर का ही काम है, वो कराची का भी होगा, मुल्तान का भी होगा, केपी का भी होगा, बलूचिस्तान का भी होगा। आउट स्टेशन, लेट सिटिंग, लीव्स, वीकेंड्स पे काम करना, लेट सिट मतलब रात को काम करना, ये एटीट्यूड में आ जाता है। एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस कि भाई अगर इसको काम मिला होगा, अगर इसको सीएफओ के साथ मीटिंग करनी पड़े, लेट्स से कि आप एक लीज के पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ठीक हैं, उनकी फाइनेंशियल्स में ये चीज़ गलत है, क्या ये उसके साथ डिस्कशन कर लेगा, कन्विंस कर लेगा? कॉन्फिडेंस भी बड़ा मैटर करता है। प्रेजेंटेबल होना, ये सारी एटीट्यूड रिलेटेड चीज़ें, एटीट्यूड कह लें इसको, ओबीडियंस कह लें, नीड्स कह लें काम की, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ें नोट हो रही होती हैं। इसमें एक चीज़ जो लोगों के जहन में है ना कि इंग्लिश ज़रूरी हो सकती है कब, अगर किसी फर्म के क्लाइंट ऐसे हैं जिनके जो क्लाइंटेज इंटरनेशनल है, अगर आपने उनको इंग्लिश में डील करना होगा तो ये उनके लिए प्लस फैक्टर, प्लस पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज एक प्लस पॉइंट नहीं है, मतलब कि ज़रूरी पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट तो है। फर्ज नहीं है कि अगर एक कैंडिडेट आके स्मूथ फ्लॉलेस इंग्लिश बोलता है तभी ठीक है, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश अगर आप अच्छी बोलते हैं ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, बट ये 100% फर्ज नहीं है कि इंग्लिश आप स्मूथ बोलते हैं तो आप काम कर सकेंगे, अदरवाइज आपकी जगह नहीं है। सिर्फ उनके लिए रेलेवेंट है, लेट्स से कि कोई फार्म है उसके पास यूएसए के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, यूएसए के क्लाइंट्स हैं, वो यूएसए के क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी ना। पंजाबी या सराइकी में तो डील नहीं कर, ओए डिया फड़ा मैनू, ऐसे तो नहीं होगा ना, वो मैं तेन आख्या सी भेज मैनू, ऐसे तो नहीं होगा, आपको इंग्लिश में डील करना पड़ेगा, राइट। तो 3-4 चीज़ें जी। सर आपने जो बताया, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप डेट सेटिंग कर लो या इतने साल, तो एटीट्यूड चेक करने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें जो अपना हमारा कंसर्न हो वो आप उनके साथ डिस्कस करें कि इतना हम ये कर सकते हैं। नहीं, अभी आप उनको कहें कि यार अच्छा मुझे 3.5 साल भी उधर भेजना है ना, कोई मसला नहीं। हाँ करिए यार। हाँ जी, नहीं हाँ नहीं, मजबूरी है, आर्टिकल लेना है कि नहीं लेने, सर वही चीज़ पूछ रहा हूँ, मजबूरी है ना। जवाब में हाँ के मगर अगर देखिए मेरे पास
नॉर्मली क्या होता है, एक दफ़ा डिलाइट के पास एक क्लाइंट आया नेशनल लेवल का, उनको 70 to 80 लोग चाहिए थे। अब वो नेशनल लेवल का है तो उसने पूरे पाकिस्तान में रिसोर्सेज भेजने हैं ना, ऐसा तो नहीं आप आओगे और आपको लाहौर में ही जो है ना डिप्यूट करेंगे। वो किसी को रहीम यार खान भेजना होगा, किसी को सिंध भेजना होगा। एक बैंक है, अगर पूरा नेशनल बैंक है तो वो सारे सूबों में ऑपरेट करता है ना, तो हर जगह पे जाना है। तो ये नीड होती है फर्म्स की, आपको आउट स्टेशन भेजेंगे, उनका काम है वहाँ पे, आपको लेट सीटिंग करनी पड़ सकती है, डेडलाइंस आ गई हैं। अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ और प्रेशर है और छुट्टियां आ गई हैं तो हो सकता है आपको छुट्टियां सेक्रीफाइस करनी पड़े। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब आप ओबीडियंट रहेंगे, लेट से आपकी एक अटेम्प्ट किल हुई, अगली दफा आपकी महीना छुट्टियां बनती हैं ना, तो वो आपका सीनियर आपको ज्यादा छुट्टियां भी देता है। ओबीडियंस बहुत आपको पे ऑफ भी करेगी, ऐसा नहीं कि आप रगड़े ही जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ करता है। 3.5 साल इज़ द की। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी फर्म में हैं, फर्म छोटी या बड़ी नहीं है, अच्छे टैग के लिए कोशिश करें, ट्राई करें। बट आप किसी भी फर्म में हैं, अगर वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, क्लाइंट उनके पास है, उनको काम मिल रहा है, तो आप वहाँ पे भी काम सीख रहे होंगे। जैसा अभी माज ने एक बात बताई कि यार ये जो क्वालिफाइड हैं ये बिग 4 वाले हंट कर रहे होते हैं। आज भी बिग 4 में जाके देखें तो आपको मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे मिलेंगे जिनके आर्टिकल टॉप 10 फर्म से नहीं है। काम आप किसी भी फर्म में जाएंगे तो आप सीख लेंगे, ये आप ध्यान में रखें। ये आप लोगों ने जो एक अपनी हायरार्की बनाई हुई ना, छोटी फर्म वाले मैंने की सिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर फर्म के पास कंपिटेंट लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सारे जो हायरार्कीज उस फर्म में अवेलेबल है, आपको हर स्टेज पे सिखाने वाला बंदा बैठा है। आपका काम है काम करना, उनका काम है काम सिखाना। 3.5 साल में आपको हर फर्म काम सिखा देगी। जी, कितने % लोग रेफरेंस पे सिलेक्ट होते हैं जो अप्लाई करते हैं? यार डिपेंड करता है रेफरेंस काम करवाने वाला है कि नहीं। काम करवाने वाला तो उसका तो 100% हो जाएगा। बाकी फिर गोलियां भी हैं, गोलियां समझते हैं, गेड़ा जो एक एक्चुअल में रेफरेंस है। देखें हर फर्म में मेरिट तो है, पहली फर्म से लेकर 100 फर्म तक चले जाएं, मेरिट है। अगर कोई ऐसा उनके पास रेफरेंस है जिसकी वो बात टाल नहीं सकते तो यस वो भी है। अगर आप 100% इधर चले जाएंगे सब मेरिट पे होता है तो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। 100% इधर ले आए कि यार सब रेफरेंस पे होता है तो भी गलत हो जाएगा। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड है। जी, ये लेट सीटिंग ये नॉर्मल रूटीन है या एक्सेप्शनल केसेस? यह डिपेंड करता है डिपार्टमेंट की नीड पे और उस वक्त काम क्या चल रहा है और क्या इमरजेंसी है। कभी कभी ऐसा होगा 6 महीने लेट सीटिंग चलेगी, कभी कभी ऐसा होगा महीना लेट सीटिंग हुई, अगला साल लेट सीटिंग ही नहीं हुई, डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लेट सीटिंग ही चलनी हमेशा। और वैसे भी देखें ना, आप 6 महीने से साल जूनियर होंगे ना, अभी आप जो है ना इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, 6 महीने बाद साल बाद फिर आप इंस्ट्रक्शन देने वाले, नीचे से भी लौट आएगी ना। जो आपने घर जाके पढ़ना है, मूवीज़ देखनी है, उधर बैठ के कर लें, वो काम कर रहे होंगे बच्चे, तो ये टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 3.5 साल एक फर्म का या एक डिपार्टमेंट में लेट सीटिंग है तो लेट सीटिंग चलेगी। ये नीड है, कौन सा डिपार्टमेंट है, किस तरह का काम है, क्या प्रेशर है, क्या टाइमलाइंस हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये चीज़ें जब आपने अंडर प्रेशर काम किया होगा ना, इसीलिए तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 3.5 साल के आर्टिकल के बाद किसी भी फर्म से आपने आर्टिकल किए हुए हैं, दुनिया का मैप खोलें, किसी भी कंट्री को चूज़ करें, किसी भी इंडस्ट्री पे हाथ रखें, वहाँ पे जाके आप अकाउंट्स, टैक्स, जो भी कंप्लायंस है, आप आराम से देख के हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे। सर, और क्या चाहिए? मेरा FTS 25 है, मैं किन फर्म पे फोकस करूँ? आपको खुद खुशी वाला तरीका देंगे। आप किधर थे भाई पहले? सर, आप देखें 1 से लेकर 100 तक है ना, आपने 1 से नहीं शुरू करना, आपने 100 से शुरू करना। नहीं, वाकई में या तो रेफरेंस हो तो फिर तो ठीक है। देखिए अब ये एक रियलिटी है। अगर जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि एक फर्म ने लाइक लास्ट टाइम आई थिंक सो के 38-39 चल रहा था FTS, अभी 41 होगा। अगर 41 रिक्वायर करी हर फर्म, तो 25 वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे ना वो, इवन आपको टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो आप उन फर्म्स के पास जाएं जहां पे लोग अप्लाई नहीं करते और उनको नीड है। ठीक है, आपका काम है, आपने आर्टिकल करने हैं, आपको आर्टिकल मिल गए, पिछले वाला दाग धुल गया, उस आर्टिकल में क्वालिफाई करें, हीरा बन के निकलें, फिर हर फर्म आपको जॉब के लिए रख भी लेगी।
ठीक है, तो पहले वाले छाट दे जी। अगर आप नेट सिटी के आउट स्टेशन से रिलेटेड किसी फीमेल इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या एज ए अग्रीमेंट शो करना है, डिसएग्री नहीं करना है, यस। क्योंकि जो फीमेल्स को लेकर देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो इस फैक्टर को समझती है। नॉर्मली ऐसा प्लान होता नहीं है कि आपको जो आप अभी जूनियर हैं, काम भी नहीं आता, आप बलोचिस्तान भेज दिया, कोयटा भेज दिया, साउथ पंजाब में भेज दिया, ठीक है। और लेट सीटिंग भी इतना वो नहीं करवा रहे होते। बट देखिए हमने क्या चेक करना है, या किसी भी फर्म के मैनेजर्स ने इंटरव्यू में बैठ के क्या चेक करना है कि भाई ओबीडियंट रहेगा। जब जब मुझे से क्या मुराद है, मैं अपना काम तो नहीं कर रहा हूँ ना, फर्म का काम कर रहा हूँ। जब जब फर्म को नीड होगी, क्या ये रात तक रुकेगा, क्या इसको मैं आउट ऑफ सिटी भेजूँ तो ये जाएगा, ये चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। और जब नीड होगी वो जाती भी हैं। बहुत सारी फीमेल्स जब साल 2 साल 3 साल सीनियर हो जाती हैं, जब उन्होंने प्रोजेक्ट्स लीड करने, अगर वो आउट स्टेशन है वो जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, वो काम करके आ जाती हैं, बाकी वहाँ पे टीम बैठी रहती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी। न नीड बेसिस पे होगा तो अग्रीमेंट शो करना है, डिसएग्री नहीं करना जी। सर रेफरेंस अगर किसी पर्सन का हम देते हैं तो मतलब वो अगर वो पार्टनर है किसी फर्म का या फिर वो कोई अगर किसी फर्म का पार्टनर है तो उधर क्यों नहीं जा रहे, उससे तुम रेफरेंस करवा रहे हो किसी और फर्म के लिए? नहीं मतलब या फिर अगर आर्मी रैंक पर्सन है, आर्मी रैंक पर्सन है, मैं शख्स को नहीं जानता। नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई आर्मी का पर्सनल है उसका ये अकाउंटेंसी फील्ड ऑडिट फर्म से कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। काफी लोग देखिए मैंने अभी आपको कहा रेफरेंस तो जितने लोग इधर बैठे हैं सबके पास होगा। क्या वो यूजफुल है? रेफरेंस कौन सा यूजफुल होता है कि वो फर्म के पास जाए, पार्टनर के पास जाए, या जिसने इंडक्शन करनी है उसके पास जाए और उसको वो इनकार ना कर सके। सिर्फ इस तरह का रेफरेंस रेलिवेंट है। और वो कितने % लोगों के पास होगा? 1%, 2%, 5%। इसका मतलब बाकी नॉर्मल प्रोसेस होगा ना। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, आप 95% में फॉल कर रहे हैं ना, एफर्ट करें। अगर आपके पास है तो 5% में आ गए। कुछ लोगों के पास होगा, उनका हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप PWC को पकड़ेंगे, जो वहाँ पे 50 बंदा बैठा है, सारे जो है ना मिनिस्टर्स और फलाना फलाना उनके बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ होंगे, बाकी सारे मेरिट से आए होंगे जी। CV में एड्रेस कौन सा डालना चाहिए? देखिए लेट्स से कि आप DG खान के हैं, ठीक है, आपको पता है कि मैं लाहौर में पढ़ता हूँ, लाहौर में मैं अप्लाई कर रहा हूँ और फर्म भी लाहौर में ऑपरेट करती है, तो आप DG खान का एड्रेस लिख रहे हैं तो सही नहीं कर रहे। क्योंकि ये एक फैक्टर तो है कि यार ये बच्चा DG खान का है, ये तो होम सिकनेस हो जाएगी, महीने बाद इसको हफ्ते की छुट्टी चाहिए, फलाना फलाना फलाना। तो आपने जब आगे रहने लाहौर है तो आई सजेस्ट के लाहौर लिखना चाहिए। क्योंकि आपने देखें मेंटली तौर पे तो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि यार फर्म लाहौर की है, मेरे आर्टिकल लाहौर में होने और मैंने लाहौर में ही रहना है, तो उसको स्टार्ट ही लाहौर से करें जी। रेफरेंस तो बाहर भी आ जाओ, ये मैं अलग दसांगा, हाले रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर अभी सेशन होने हैं। मैंने आपको बताया कोई ऐसा रेफरेंस हो सकता है। देखें कि वहाँ पे इंडक्शन किन लोगों ने करनी है? पार्टनर्स ने करनी है, जो कि नहीं करते वो नीचे उनकी टीम होती है, वो इतने वेले नहीं है, उनको और बड़े अहम काम होते हैं। नीचे लोग होते हैं, HR से स्टार्ट होता है। HR पहले चीज़ों को फिल्टर करता है, ठीक है, फिर फिल्टर होके असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो जो लोग बैठे हैं उनको फाइनल कर रहे होते हैं। उसमें जिस बंदे का इस तरीके का रेफरेंस है कि उस पूरी चेन में उसको कोई इनकार ना कर सके, तो उसका हो जाएगा। इसकी परसेंटेज कम है, इसकी परसेंटेज कम है। मैं कहता हूँ जी 100 में से 5% कर लें, तो अगर 50 बच्चे रखे जा रहे हैं उसमें से 5% कितने बनेंगे? 3 कर लो, 2 कर लो। तो आप 2-3 पे फोकस ना करें, 50 में से 45 to 47 वाले पे फोकस करें, उसमें मेहनत करें। पहले शॉर्टकट चाहिए था जी। सर जो स्टूडेंट्स लाहौर में हॉस्टलाइट हैं, अगर वो इस्लामाबाद की किसी फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो उसमें एड्रेस क्या मेंशन करना चाहिए? देखिए आपके जानने वाले नॉर्मली होते हैं, ठीक है। एक फर्म के लिए बड़ा एक पॉजिटिव है कि यार ये हमारा लोकल बंदा है, इम्पैक्ट तो है इसका। आप उधर यहाँ पे जैसे हॉस्टल में हैं, वहाँ पे भी देखिए इस्लामाबाद में कहाँ पे हॉस्टल, उन्होंने कौन सा जाके वेरीफाई करना है, इस्लामाबाद के हाँ वहाँ पे लिखते हैं। जहाँ पे आप अप्लाई करें आई सजेस्ट वहाँ पे लिखें।
नॉर्मली एक एरिया है ना, जैसे अब लाहौर में है, अब जो यहाँ पे कोई आएगा उसको पता है यार बरकत मार्केट में भी हॉस्टल है, फिरदौस मार्केट में भी हॉस्टल है, फिरदौस मार्केट लाहौर लिख दें बस, वो पूछे कौन सा है, वो चौथी गली का 15वां मकान है, बस उसने उठ के थोड़ी चले जाना है। तो बेसिकली क्या है, आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं फर्म को कि भाई मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया हूँ, आपकी फर्म लाहौर में है, इस्लामाबाद की फर्म है, मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ। इसका अगर दूसरा एंगल देखें तो आप विलिंग हैं, आप इस्लामाबाद में टेस्ट इंटरव्यू देने जा ही उसी लिए रहे हैं कि अगर उधर हो गए मैं वहां पे रह के आर्टिकल करूंगा, तो विलिंगनेस भी है आपकी, बेसिकली दोनों साइड्स के लिए पॉजिटिविटी है जी। सर आप लोगों ने जो लिस्ट भेजी उसमें कितनी है? लाहौर की तकरीबन 20, कराची की 15 की तकरीबन, इस्लामाबाद की 4-5 और QC आपने तो 80 के करीब। 80 के करीब, 20 और 80, 100 की 100 में अप्लाई करें। अच्छा, इसका मैं आपको तरीका बताऊं, आपने जिन जिन फर्म्स में अप्लाई कर दिया, जिन्होंने CV एक्सेप्ट करना शुरू किए, एक रजिस्टर, एक एक्सेल फाइल एक बना के रखें, उनको उनका फॉलोअप लें, उनको कॉल्स करें, विजिट्स करें। ये आर्टिकल एक मुश्किल गेम है, ये एक ऐसा टॉर्चर आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि बहुत मुश्किल है, एक मुश्किल फेज है। उसको अगर प्रॉपर, जैसे ये सेशन इसीलिए है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या टेंशन्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, गाइड करने के लिए सेशन है। तो आप एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएं कि लेट्स से कि आपने 100 फर्म्स में अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ पे आपने अप्लाई किया है, अच्छा उनसे बात हो गई है, यहाँ पे इंटरव्यू पे चली गई बात, यहाँ पे टेस्ट पे चली गई, फिजिकल विजिट्स कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, कॉल्स करें, फिजिकल विजिट्स करें, फॉलोअप रखें, जहाँ पे इंडक्शन क्लोज हो जाए उसको क्रॉस कर दें, फिर बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह जी। डन? सर जब अलग वाले सवाल है। जब हमने मतलब अप्लाई करना होता है तो उनकी कॉल आती है, तो हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सी फर्म से कॉल रही है? उधर वो नाम नहीं बताते। तेनों होर कादे वास्ते फोन करांगे? ये जो फर्म वाले लोग हैं ना, ये बड़े बिजी होते हैं, ज़रूरी कॉल्स भी बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं। अगर आपको HR वाला या किसी भी डेजिग्नेशन वाला बंदा कॉल कर रहा है, इट मीन्स कि उधर से ही कॉल है भाई। वो बताएगा कि यार फलाने दिन फलानी जगह पे टेस्ट है, वो फर्म से भी बताते हैं कि हम इधर से, लेट से जब PwC की कॉल आती है वो बताते हैं जी मैं फलाना बंदा इससे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये किसी भी जगह से नॉर्मली वो बताते हैं। अगर वो नहीं बता रहे तो तू पूछ ले, क्या कोई मसला पूछने में शर्म आती है जी। और मैंने एक मतलब देखा था कि अगर हम किसी फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो वो हमें कॉल वगैरह नहीं करते, हमें खुद कॉल में करके पूछते हैं कि हमारा क्या पता यार पीछे तो इस केस में नहीं, इसीलिए तो 100 फॉर्म्स है ना, आपने 100 फॉर्म्स में तो नहीं ना जाना। देखो आपने 1 से लेकर 100 फॉर्म तक CV ड्रॉप कर दी, कितनी फॉर्म्स ऐसे कहेंगे यार हमें आप नहीं चाहिए? 100 की 100 तो नहीं कहेंगे ना, नीड तो होगी ना सबको। इंडक्शन अगर उन्होंने ओपन किया है, किसी को 5 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 20, किसी को 50, ठीक है, कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएंगे। ये इतनी किस्मत खराब है कि 100 में नहीं होंगे। तो देखें, ये आप सही कह रहे हैं, कुछ फर्म्स में ऐसे होगा, नीड नहीं होगी, कॉल नहीं आएगी, आप फॉलोअप कर रहे हैं, वो आपको शटअप कॉल दे देंगे, उधर ज़रूरत नहीं है, उन्हें हायरिंग कर ली है, ठीक है, आप लेट हो गए। तो 100 की 100 फर्म्स में तो ऐसा नहीं होगा, लगे नहीं हो जाएगा। नहीं, अभी जो रूल था इस पे तो वैसे पॉलिसी पे आतिफ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी शायद उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किए, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है कि एक बंदे ने कैप कर लिया है, बट इस पे कमेंट जो है ना, जो कंसर्न्ड पर्सन है वो बेहतर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपनी ओपिनियन में देखूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सप्लेन करने वाले बड़े बड़े टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये मेरे ख्याल में उनसे है रेलेवेंट सवाल कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है, नहीं करना, कब करना है, क्या उनके प्लान्स हैं। थोड़ी सी अपनी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। जुलाई की बात है, डायरेक्टर ट्रेनिंग मकबूल साहब ने कहा था कि हमने अभी तक कोई बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं किया इस बेस पे। हम उससे पूछते ज़रूर हैं, हमारे 6 महीने हो गए तो किधर सोए पड़े थे, उससे कोई एफिडेविट वगैरह लेते हैं, किधर अप्लाई किया था बनते नहीं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी तक कोई बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं। बाकी आप वाला जो सवाल, लेट्स से कि डिस्क्वालिफिकेशन किसी का टाइम आ गया है, 100 फर्म्स में अप्लाई किया, उनको लिस्ट बताना शो कर दें, बस दैट्स इट। वो सिर्फ ये वेरीफाई करते हैं जो आपने अप्लाई किया है, आपको कॉल नहीं आ रही, बस
आपने अप्लाई किया है, बताएं इन फॉर्म्स में मैंने अप्लाई किया है। बाकी अगेन इस पे क्वेश्चन जो है ना, इस पे आंसर आतिफ साहब या इंस्टीट्यूट्स या पॉलिसी मेकर ही दे सकते हैं। जी दोस्तों, सर हमारे लेवल पे कौन से स्किल या कोर्सेज आप टेस्ट करेंगे? एक ही हो 10 के कहने बाद जाए कि सुता है जी। आप वो कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं तो मतलब कौन से पॉजिटिव? देखिए उन्होंने एक ओवरऑल स्ट्रीम बताई। अगर आप स्किल्स में मतलब लाइक चाहते हैं कि मुझे एज हो, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं एक्सेल, आप लोग जो MS ऑफिस करते हैं उसमें तो बस अच्छा रात को 15 लेक्चर्स पे टिक किया, सुबह उठ के सारे सीन। ये बहुत बड़ा टूल है ये जो MS ऑफिस है ना, ये आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है इन इंटरव्यू फॉर आर्टिकलशिप। तो जो MS ऑफिस में तीनों चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छा एक टूल है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनवा सकते हैं इंटरव्यू में और आर्टिकलशिप के लिए। बाकी जितनी चीज़ें करते जाएंगे बेनिफिट है, बट MS ऑफिस में जितनी चीज़ें हैं वो एक्चुअल में सीख लें तो फ़ायदे में रहेंगे। जी सर, अगर किसी फॉर्म में हम फॉलो अप लेते हैं तो मैनेजर उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। आप पहली बात है कि आप फॉलो अप मैनेजर से नहीं ले रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे फॉर्म के नंबर, तो उसमें हम ही ट्रेनिंग थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, तो हम ही कह रहे थे जब चार्ज देखेंगे आपको बुला लेंगे ये वो। तो ठीक है, लाइक आपने आज CV दे दी, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका प्रोसेस तो स्टार्ट होगा ना। अगर आपका प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा तो आप यही आंसर देंगे ना कि यार ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बता देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ फॉलो अप बड़ा एक अच्छा टूल है, उसमें लगे रहें। जी लड़कियाँ वेट करके जा सकती हैं? यस कोई इशू नहीं है। हाँ, बल्कि ये तो रिस्पेक्टफुल होता है फर्म्स के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप जाएं और आपको कहेंगे नहीं आप वेल करते हो, आप वेस्टर्न में आओ, ऐसा नहीं है। आपका जो गेटअप है उसी में, कोई इशू नहीं है। बहुत कम लाइक मेरा नहीं ख्याल अभी तक मैंने किसी फर्म में सुना हो कि कोई लड़की नकाब करके जाते हो उसको कहें जी नहीं आपने, हमें यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है। पाकिस्तान में है, मुसलमान सोसाइटी है, ऐसा मैंने अभी तक किसी फर्म में सुना नहीं है, कोई एक भी इवेंट नहीं सुना। अगर आप जिस बोला था कि आपको ये हटाएगा आपके टीचर्स की वजह से। नहीं, वो तो देखिए ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है ना कि हटाना पड़ेगा, हमारे क्लाइंट ऐसे हैं, फलाना फलाना फलाना। आप नकाब करते हो, आपने कहना कि नहीं मैंने इसी पे रहना, इस पे नहीं कंप्रोमाइज़ करना। जी क्या चीज़? फिजिकल यस, जाएं उस पर जो रिसेप्शंस बने होते हैं उनसे पूछें यार मैंने अप्लाई किया था, क्या स्टेटस है। ठीक है, वो निकाल देंगे बार बार। आप जाते रहें, लगे रहना है, लगे रहने की वैल्यू है। जी और हाँ जी, देखिए आप लेट्स से कि आप चूज़ करें कि यार मैंने आज इस रूट पे जाना है, तो 15 फॉर्म्स हैं। फिजिकल विजिट की ज़्यादा वर्थ है। उसके बाद जो दूर हैं, जो आउट ऑफ सिटी हैं, उसमें तो आप, अब ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते में पूरी इस्लामाबाद की फर्म्स, एक हफ्ते में कराची की, एक हफ्ते में फैसलाबाद की। जो आपके एरिया में वहाँ पे फिजिकल जाएं, जो रिमोट हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, कॉल पे फॉलो अप करें। जी बस, जी ठीक है, जी आ सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन जो ऑन कैमरा हम नहीं कर सकते, अभी हम बाहर जो है ना, जी आ जाएं।